एवरीवन। तो आज हम देखते हैं रचना शरीर का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है अस्थि विज्ञानम। मॉडर्न में क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है ऑस्टियोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है। पहला होता है ऑस्टियो, दैट इज बोन, और जहाँ पर भी आप कहीं पर भी लॉजी देखेंगे तो इसका सीधा सा आप मतलब समझना टू स्टडी। ठीक है। तो यहाँ पर बोन की स्टडी होती है, दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी। तो हम ऑस्टियोलॉजी में ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मनुष्य शरीर का आधार अस्थियाँ हैं। ठीक है। अस्थियाँ ही स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी डिसाइड करती हैं, कैसी बॉडी होगी, कैसा उसका आकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के सभी अंग प्रत्यंग अवयव एवं अन्य 6 धातुएं इन्हीं अस्थियों पर आधारित होती हुई अपने अपने कार्य संपादन में समर्थ होती हैं। अपनी 7 धातुएं होती हैं, सातों धातु एक दूसरे पर निर्माण करती हैं। ठीक है। एक दूसरे पर ही पूरी तरह डिपेंड होती हैं। अगर रस धातु अच्छी नहीं बनी है तो ना ही रक्त बनेगी, ना ही मांस बनेगा, ना ही अस्थि बनेगी। फिर आगे के सारे जो भी हमारी धातु होंगी सारी डिसबैलेंस हो जाएंगी। इसी कारण शरीर के सप्त धातुओं में शरीर रचना की दृष्टि से अस्थियों का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं अस्थियों पर मांसपेशियां लगी होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। बोन्स होती हैं, उन पे मसल्स अटैच होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, स्किन होती है। तो अगर बोन्स ही बेकार होगी तो इन दोनों का नरिशमेंट कैसे होगा? इन सब का वो भी बेकार हो जाएंगे। इसीलिए उस पर ही, अस्थियों पर ही आधारित होता है। इन्हीं से ये अस्थियां ढकी रहती हैं। ठीक है। अस्थियां होती हैं, उसमें मांस हो गया, स्किन हो गया, फैट हो गया, लिगामेंट हो गया, तो हमारी पूरी अस्थि को ये कवर कर लेती है। अब एक आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 21 दे रखा है, श्लोक दे रखा है। तो श्लोक देखते हैं हम। आभ्यंतर गते सारे यथा तिष्ठन्ति भूरुहा अस्थि सारेस्तथा देहा धीर्यन्ति देहिनाम ध्रुवम। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम। शरीर धारण में अस्थियों की प्रधानता बताते हुए 3 श्लोकों में वर्णन किया है, जिनका भाव इस प्रकार है। जिस प्रकार वृक्ष अपने अंतर्गत रहने वाले सारों पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार जीवधारियों का शरीर भी अस्थि रूपी सार पर आधारित रहता है। सिंपल, ये तो हम पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं। इन्हीं अस्थियों का सहारा लेकर सिराएं और स्नायु, ठीक है, के द्वारा मांस अस्थियों से बंधा रहता है। इसी कारण यह अस्त व्यस्त नहीं होता और त्वचा तथा मांस नष्ट होने पर भी सारभूत अस्थियां नष्ट नहीं होती, क्योंकि यह शरीर की सबसे स्थिर और कठिन धातु है। अस्थि क्या है? शरीर सप्त धातु में सबसे स्थिर, स्टेबल और कठिन, हार्ड धातु है। ये तो हम जानते हैं इतना। अस्थि शब्द की अब हम निरुक्ति देखते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। तो अमरकोश भाई बोलते हैं कि किसम कुल्यम अस्थि च, ये इन्होंने श्लोक दे रखा है। अस्थि की अब उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति देखें तो मेदसु अस्थि प्रजायते, मेद अस्थि को उत्पन्न करता है। ठीक है। क्वेश्चन आया कि अस्थि को कौन उत्पन्न करता है, तो मेद। फिर नेक्स्ट है हमारा अस्थि की पंच भौतिक रचना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों द्वारा शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। जब हमारा गेस्टेशनल पीरियड होता है तभी हमारे शरीर में आत्मा, पंच धातु, दोष धातु सबका निर्माण हो जाता है। शरीर का संपूर्ण रिक्त भाग आकाश महाभूत द्वारा बना है। ये तो हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जितने भी कैविटी है हमारी बॉडी में, जितने भी रिक्त स्थान हैं, उन सब में क्या होता है? हमारा आकाश महाभूत होता है। ठीक है। सभी गतियां वायु द्वारा होती हैं। पाक क्रिया अग्नि महाभूत द्वारा होता है, ये तो हम जानते ही हैं। जो हमारा वायु होता है, वायु दोष होता है, वो ही मूवेबल होता है और बाकी के कफ और पित्त धातुओं को ही वो गति प्रदान कराता है। वरना वायु ना हो तो ना ही पित्त अपनी जगह से स्थान से चल पाएगा, ना ही कफ अपने स्थान से चल पाएगा। ठीक है। एक श्लोक भी बताया गया है कि पित्त पंगु कफ पंगु। ठीक है। इस तरीके से एक श्लोक है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पाक क्रिया अग्नि महाभूत द्वारा होती है। ये तो हम सिंपल से जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो अग्नि महाभूत से होता है। ठीक है। ये वायु महाभूत हो गया, ये हमारा अग्नि। आर्द्रता और गीलापन जल महाभूत से होता है। आर्द्रता मतलब जो भी स्निग्धता होती है, जो भी अंचुअसनेस होती है, गीलापन होता है, वो हमारा जल महाभूत करेगा, सिंपल सा है।
कठिन भाग हमारा अस्थि आदि पृथ्वी महाभूत द्वारा निर्मित होता है। अपनी ऊष्मा से पृथ्वी अग्नि आदि का संघात होकर मेद धातु खर और कठोर हो जाता है। ऊष्मा से पृथ्वी अग्नि आदि का संघात होकर जो मेद धातु होता है वह खर और कठोर हो जाता है और वो फिर अस्थि बन जाती है। इससे अस्थियां बन जाती हैं, सिंपल। इसी प्रसंग में आगे लिखा है कि वायु और आकाश आदि भावों से अस्थि में सुशिर भाग होता जाता है, अतः अस्थि महाभूत होता है। अब हम देखते हैं अस्थि का निर्माण, ऑस्टिफिकेशन। ग्रहण किए हुए आहार का पाक होने पर रस धातु की उत्पत्ति होती है। उसी उत्पत्ति क्रम से प्रत्येक धातु का स्वअग्नि द्वारा पाक होकर निर्माण होता है। जैसे कि रस हो गया, ठीक है, फिर रक्त हो गया हमारा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और फिर देन लास्ट में हमारा क्या बनता है, ओज। तो हमने कोई भी आहार का इंटेक किया, ठीक है, दाल रोटी चावल, सबसे पहले वो हमारी बॉडी में हमने इंटेक किया, स्टमक में गया, डाइजेशन हुआ, तो जाके सबसे पहले हमारी कौन सी धातु पूर्ण होगी, रस धातु, फिर उसके बाद रक्त धातु, फिर उसके बाद मांस, मज्जा, फिर हमारी अस्थि बनेगी, फिर मज्जा, शुक्र और फिर देन ओज। इसीलिए सारी धातु एक दूसरे पे टोटली डिपेंड होती हैं। रस बिगड़ गया तो बाकी की धातु की उम्मीद ही मत करो कि अच्छी होंगी और हमारा ओज अच्छा होगा। फिर हम ये देखते हैं, ये स्ट्रक्चर सारी बोन्स का दे रखा है जो कि हम एनाटमी में मॉडर्न में पढ़ेंगे। सारी बोन्स दे रखी हैं इसमें। हाँ, तो अब हम एक श्लोक और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये आप जितनी भी 7 धातु हैं सारी धातु में ये श्लोक डाल सकते हैं। कितना अच्छा है ना। कोई भी धातु आ जाए कि रस धातु का वर्णन करें या रक्त धातु का वर्णन करें या अस्थि का वर्णन करें, आप ये श्लोक डाल सकते हैं। तो इसीलिए आप याद कर लीजिए इसको। तो श्लोक है हमारा, रसाद रक्तम ततो मासम मासम मेदस्थो अस्ति च अस्थनो मज्जा तत् शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसादजः। ठीक है, इसका अर्थ है रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8 या 10वें सप्ताह में अस्थि का निर्माण आरंभ हो जाता है। गेस्टेशन पीरियड में 8 से 10 वीक में हो जाता है। प्रारंभ में अस्थियों की जगह उप अस्थियाँ या तरुण अस्थियाँ, कार्टिलेजेस बनती है। जैसे न्यूबॉर्न होता है ना, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि इसमें बोन्स बन गई या अस्थियों का निर्माण हो गया। सबसे पहले उप अस्थियाँ बनती हैं या तरुण अस्थियाँ। तरुण जो बहुत वीक होती हैं या बहुत सॉफ्ट होती है, तभी बच्चे के लिए बहुत मतलब सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि उनकी बोन्स होती हैं बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने का डर रहता है। उन्हें तरुण अस्थियाँ और उप अस्थियाँ बोलते हैं। धीरे धीरे इनकी रचना बदलती रहती है, फिर वो हार्ड बोन्स बन जाती है, नंबर्स भी बदल जाते हैं बोन्स के, और तरुण अस्थियाँ से बन के वो एक हार्ड बोन बन जाती है। ठीक है, अस्थि निर्माण में 2 अवयव होते हैं, कार्बनिक या फिस्साइंद्रिय या अकार्बनिक या निरिंद्रिय। अस्थि धातु का मल देखते हैं आप। शरीर को मलिन करने वाले पदार्थ को मल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक धातु पाक क्रिया द्वारा 2 अंश उत्पन्न होते हैं, प्रसाद और गिट्ट। ये तो सिंपल सा, हमने कोई भी आहार इनटेक किया, सपोज दैट क्या होगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने का जो हमारा डाइजेशन होगा, डेट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, जो डाइजेशन होगा 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट क्या होगा, सार और दूसरा किट। तो किट हमारा होता है मल भाग। ठीक है, मल भाग, वेस्टेज जो कि हमारा एक्सक्रीट आउट होना है बॉडी से। ठीक है, और जो सार भाग होता है दैट इज़ द इसेंशियल पार्ट और द एक्सट्रैक्ट, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके हमें नरिशमेंट देगा और हमारे ओज की वृद्धि करेगा। ठीक है, तो वही इसमें बताया कि प्रसाद और किट भाग में बदल जाता है। किट भाग से उत्पन्न द्रव का नाम मल होता है। ठीक है, जो कि मल हमें बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीटा। अब अस्थि की हम संख्या देखते हैं।
चरक सुश्रुत एवं आधुनिक मत से अस्थि गणना बताते हुए लिखा है कि शाखाओं में 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 अस्थियाँ, मध्य शरीर में ट्रंक रीजन में 117 117, ग्रीवा से ऊपर 63, तो टोटल हो गई हमारी 300। ठीक है, ये हमारी न्यूबॉर्न बेबी की बता रहे हैं। फिर चरक का अनुसार देखें तो चारों शाखाओं में 32 हो गई, इंटू 4 इज इक्वल टू 128। मध्य शरीर में देखें तो 140, ग्रीवा से ऊपर देखें तो 92, तो चरक बोलते हैं कि टोटल अस्थियाँ 360 होती हैं। अब मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें, आधुनिक मत से, तो शाखाओं में हमारी 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, मध्य शरीर में हमारी हो गई 50, ग्रीवा से ऊपर हो गई 36, तो टोटल हमारी 206 हो गई। ये हमारा एडल्ट का बता रखा है। ठीक है, प्राचीन और आधुनिक मत अनुसार अस्थियों में पंच और चतुर्विध भेद परस्पर, अब इसमें भेद बता रखे हैं आधुनिक और प्राचीन मत से। तो पंचविध भेद देखते हैं हम इसका। तो पंचविध भेद है हमारे, एतानि पंचविधानि भवन्ति तदथा कपाल रूचक तरुण बलय नलक संघानी। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं हम। कपाल रूचक तरुण वलय नलक, ठीक है, ये 5 प्रकार हो गए। नीचे भी दे रखा है, अर्थात कपाल रूचक तरुण वलय नलक नाम से 5 प्रकार बताए गए हैं। अब हम इन सबका एक एक इंडिविजुअल इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे कपाल अस्थियाँ आ जाती हैं। जो अस्थियाँ मिट्टी के घड़े के टुकड़े के समान होती हैं उन्हें कपाल अस्थि बोलते हैं। जैसे होती है ना थोड़ा कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप में जो होती हैं उन्हें कपाल अस्थियाँ बोलते हैं। घड़े के टूटे हुए टुकड़ों को कपाल कहा जाता है। इसी कारण आकृति सदृश होने से कपाल उसकी तरह दिखता है, इसीलिए उसका नाम कपाल अस्थि रख दिया है। ये हम देख सकते हैं जो हमारे यहाँ 206 बोन्स टोटल होती हैं एडल्ट में। ओके, कपाल अस्थियों का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन नी हो जाएगा, जिसे हम पटेला बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा हिप बोन, ये भी हमारे कपाल अस्थि का एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है हमारा स्कैपुला, ये भी कपाल अस्थि का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जाइगोटिक बोन, जो कि ये होती है हमारे यहाँ साइड में, चीक्स बोन बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, तेषाम एक श्लोक है वो देखते हैं हम। शुश्रूषास्थान तेषाम जानु नितंब अंश गंड तालु शंख शिरा शुक पालानी। जानु मतलब नी, नितम मतलब हिप, अंश मतलब अंश फलक मतलब स्कैफुला, गंड मतलब जाइगोटिक, तालु शंख शिरा टेम्पोरल हो गया, फ्रंटल बोन, ये सारी एग्जाम्पल दे रखे जो हमने ऊपर पिक्चर आउट किया था वो सारा यहाँ दे रखा है। आधुनिक दृष्टि से इन्हें फ्लैट बोन कहते हैं। फ्लैट बोन ही होती है वो। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं अस्थि का, डेट इज रूचक अस्थि। ये अस्थियाँ कंघी के आकार के छोटी जैसे होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे नहीं होते हमारे दांत, उस प्रकार की होती है रूचक अस्थियाँ। तो रूचक अस्थियाँ हमारी बॉडी में कहाँ होती हैं? जो हमारा सॉकेट होता है टीथ का। मॉडर्न डोंट इंक्लूड इन बोन्स, जो मॉडर्न साइंस होती है वो रूचक अस्थि को बोन्स में इंक्लूड नहीं करती है। ठीक है, सौरवांचल नमक के समान दिखाई देने से दांतों को रूचक कहा गया जाता है तथा नमक के समान टूटने वाली होती हैं। सौरवांचल नमक होते हैं, नमक के भी हमारे 5 प्रकार होते हैं, उसमें से सौरवांचल जो नमक होता है उसकी तरह इसका थोड़ा सा लिंक किया कि उसकी तरह होता है और उसी की तरह टूटने वाला होता है। मॉडर्न इसे क्या बोलता है? विट्रियस। ठीक है, अब हम तरुण अस्थियाँ देखते हैं। तो तरुण हमने बताया था, तरुण और उप अस्थियाँ जो होती हैं वो न्यूबॉर्न बेबी में होती हैं, जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, भ्रूण के संपूर्ण शरीर की अस्थियाँ प्रारंभ में कोमल होती हैं। इन कोमल अस्थियों का नाम तरुण अस्थियाँ हैं। 2 प्रकार की होती हैं, स्वभाव से ही उचित आयु में अस्थि बन जाती हैं और दूसरी वे जो स्वभाव से ही तरुण अस्थियों से रहती हैं।
दो प्रकार की इसमें बताई गई हैं। जैसे पहले हम देखें तो वह जो स्वभाव से ही मतलब स्टार्टिंग से न्यूबॉर्न में एक प्रॉपर हार्ड बोन्स बन जाती हैं, और दूसरी होती हैं जो पहले तरुण अस्थियां बनती हैं फिर आगे चल के एक प्रॉपर अस्थि बनती हैं। ये है, ये हम देख सकते हैं बच्चों की, ये होती हैं तरुण अस्थियां, और ये हम देख सकते हैं अपनी रोचक अस्थियां। ठीक है, इन अस्थियों में अस्थि भवन मतलब ओसिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं होता है। तरुण अस्थियों का, जो तरुण अस्थियाँ होती हैं उसमें ओसिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हुई होती हैं। इनमें नाक, कान, ग्रीवा तथा नेत्र कोश है, इनमें तरुण अस्थियाँ होती हैं। मॉडर्न डोंट इंक्लूड इट इन बोन्स, जो तरुण अस्थियाँ होती हैं वो बोन्स में इंक्लूड नहीं करती हैं। दे इंक्लूड इन कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस वो सॉफ्ट से होते हैं ना, सो दे थिंक दैट दे आर नॉट द बोन्स बट दे आर द कार्टिलेजेस। इसमें श्लोक दे रखा है, ग्रहार कर्ण ग्रीवा अक्षि कोक्षे तरुणानी, ये उसके एग्जाम्पल हैं तरुण अस्थियों के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बलय अस्थि। तो बलय अस्थि का एग्जाम्पल इन्होंने पहले ही दे रखा है श्लोक में, सुश्रुत जी ने बताया है, पार्श्व पृष्ठ प्रस्टोर शुभ बलयानी, जिन अस्थियों में घुमाव हो या कड़े के समान गोल हो उन्हें बलय अस्थि बोलते हैं। बलय का मतलब होता है रिंग शेप में। तो पृष्ठ जो हो गया, पार्श्व हो गया, लिटरल साइड हो गई, हमारा बैक हो गया, उरा प्रदेश हो गया, कि अस्थियां जो होती हैं बलय का कहलाई जाती है। परशुकाश मतलब जो रिब्स होती हैं हमारी रिब के जो होती हैं वो हमारे बलय अस्थि में आएगी। कशेरुकाय मतलब जो वर्टिब्राज होती हैं उनकी गणना भी हमारे बलय अस्थि में किया जाएगा। मॉडर्न ने क्या बोलते हैं, राउंड बोन्स डेट विल बी कॉल्ड एज बलय अस्थि। अब हम पढ़ते हैं, नाउ वी विल सी द नकल अस्थि। तो लास्ट ये 5th पॉइंट है अस्थि का प्रकार। एक्सेप्ट ऑल द अबव बोन्स रेस्ट आर नकल अस्थि, मतलब ऊपर भी जो बलय अस्थि, रोचक, तरुण, कपाल जो भी अस्थि बताई उनको साइड में रखो, बची हुई जो भी अस्थियाँ हैं वो हमारी नकल अस्थियाँ होती हैं, जो कि हम बोलते हैं लॉन्ग बोन्स ऑल्सो। ठीक है, मॉडर्न में से लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल उदाहरण देखें तो हाथ, हमारे जो भी एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, प्रगांड अस्थि मतलब यूमरस हो गया, उर्व अस्थि हो गया, लंबी और अंदर से नालीदार होने से ही उन्हें नकल अस्थि बोलते हैं। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे नकल है, नलक हो गया है, नकल अस्थि। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट आउट कर लेना। जैसे कि ये लॉन्ग बोन्स में जो हमारी ये आ जाती है, ये एक्सट्रीमिटीज़, ये हैंड बोन्स वगैरह, ये सारी हमारी नकल अस्थियाँ। ये देखिए, ये आ गई हैंड्स की, ये आ गई, और ये लेग्स की भी आ गई। तो ये हमने देख लिए सारे अस्थियों के भेद, 5 प्रकार के बताए थे। अब आधुनिक मत अनुसार अस्थि के प्रकार चतुर्विध भेद भी बता रखे हैं। तो बोन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एज लॉन्ग, फ्लैट, इरेगुलर एंड शॉर्ट। ठीक है, तो लॉन्ग बोन हमें भी देखिए नकल अस्थि आ जाती हैं। फ्लैट में भी वही हमने देखी थी अभी, जो कि घड़े के आकार की तरह होती हैं, घड़े के टुकड़े की तरह हमारी कपाल अस्थियाँ होती हैं, चपटी बोल सकते हैं। इर्रेगुलर होती हैं, इर्रेगुलर में हम अपना टीथ की भी दे सकते हैं। शॉर्ट हो गई हमारे, ये जितने भी स्कल की बोन्स होती हैं उस शॉर्ट में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं अस्थि के कार्य, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अस्थि और द बोन्स। तो अस्थि को शरीर को दृढ़ रखती है, स्टेबल रखती है, कठोर रखती है, शरीर के आकार को स्थिर रखती है। ओके, कोमल अंगों की पूर्ण सुरक्षा करती है, जो हमारा रिब केज होता है डेट प्रोटेक्ट्स आर लंग्स एज वेल एज द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, मांसपेशियों के उद्गम मतलब ऑरिजिन और निवेश मतलब इंसर्शन द्वारा शरीर की प्रत्येक क्रिया का साधन बनती है। इनके अंदर रक्त करोड़ का निर्माण होता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, शरीर को स्वरूप प्रदान करती है। ये सारे इसके कार्य हो गए, ये पॉइंट्स हम डालना एग्जाम में, अच्छी मार्किंग होगी। फिर देखते हैं प्रत्येक अस्थि का शल्य तंत्र की दृष्टि से महत्व देखें अब। तो अस्थि भग्न को जोड़ने के लिए, ओके, संधि च्युत को ठीक करने के लिए, ठीक है, व्रण की गहराई के ज्ञान के लिए, अस्थि क्षय और वृद्धि की स्थिति ज्ञान लेने के लिए, विकृत अस्थि को निकालने के लिए,
किसी स्थान से शल्य निकालने के लिए, शरीर के किसी भाग पर चीरा लगाने के लिए, बाल, युवा, वृद्ध या स्त्री के शरीर पर किसी भी शल्य क्रिया करने से पहले। हमें एक तरह का महत्व पता चल जाएगा हमारे शल्य तंत्र का प्रत्येक अस्थि में। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने इस चैप्टर में लिखने हैं, अस्थि विज्ञानम और द ऑस्टिफिकेशन। ये तो हमने एक तरह का इसका वर्णन देखा है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखता है। बाकी का जो हमारा डिटेल में जो स्टडी होती है वो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं। हर एक बोन्स को, उसके पार्ट्स हो गए, उसके मसल्स ऑरिजिन हो गए, उसके लिगामेंट्स हो गए, वो सब हम मॉडर्न एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो इतना आपको आयुर्वेद में इतना पढ़ना है, 2-3 श्लोक हैं वो पढ़ने हैं, बाकी का आप मॉडर्न से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।